हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है बेटा? गुड इवनिंग सर, आ रही है। हम्म। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर ख़त्म किया था और हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। और जो जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स अब बचे हैं एक्सरसाइज के, हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लेक्चर्स के साथ साथ कर चुके हैं, तो जो जो कर चुके हैं मैं उनको बता दूंगा कि वो हमने कर लिए हैं, मैं उनको टिक कर दूंगा। जो नहीं किए वो आज हम डिस्कस करेंगे। 13th क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। आयुपैक नेमिंग हम ये कर चुके हैं पहले भी क्लास के अंदर। आई होप आपको याद है बेटा कि करे था हमने क्वेश्चन के नहीं किया था आयुपैक नेमिंग। चलो मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ। हम बात करते हैं पहले वाले की, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। तो कोई बताएगा जरा इसका क्या आयुपैक नेम होगा? 2 मिथाइल हम्म 2 मिथाइल prop 2 हम्म in ब्यूट 2 in। हम्म। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट की बात करें तो हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, 1 2 3 4। तो ये क्या बन जाएगा? पेंट 1 इन 3 आइन। इसकी बात करें तो कहीं से भी शुरू कर दो, एक ही बात है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा 1,3 डाई इन। इसके अंदर बात करें तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। रिंग के अंदर फिनॉल ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो 1, ये आ जाएगा 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। जी पार्ट की बात करते हैं, एफ को भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, तो इसको हम यहां से शुरू करेंगे। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ जाएगा 4 इथाइल डेका। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 5 8 ट्राई इन, राइट। एफ की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसका स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास CH3 है, उसके बाद CH2 4 है, 1 2 3 4। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास CH है, और CH के बाद हमारे पास CH2 3 आ रहे हैं। तो 1 2 3 CH2, और उसके बाद क्या आ रहा है? CH3। कहता है इस CH के नीचे हमारे पास CH2 है, और उसके बाद हमारे पास CH है, और हमारे पास उसके साथ 2 CH3 है। तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये कार्बन की हो जाएगी। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। तो हमारे पास जो ग्रुप है वो 5 पे आ रहा है। लेकिन 5 पे सर हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है?
हमारे पास ये ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 5 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और 5 के बाद ये हमारे पास 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया डेकेन, राइट। तो हमारे पास सबके नेम्स आ गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आयुपैक नेमिंग ऑफ सारे पॉसिबल आइसोमर्स जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एज इंडिकेटेड है। C4H8, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बेटा ये तो हो गया ब्यूटीन, तो बेटा आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया। फिर आप डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं सेकंड कार्बन पे, ब्यूट टू इन भी हो गया बेटा हमारे पास, और इसके अंदर आप एक कार्बन चेन कम कर दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, और साथ में आप CH3 लगा दीजिए। तो ये 3 आइसोमर्स इस केस में बनते हैं। इनके नाम क्या हो जाएंगे, ये हो गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल प्रोपीन। देन बेटा बी पार्ट की बात करें, C5H8, तो बेटा इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो CH3, CH2, CH2, 4, 5, फिर CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, राइट। और इसके बाद आ जाएगा CH3, C, C, ट्रिपल बॉन्ड C, और बेटा यहाँ पर आ गया CH3। तो ये 3 आइसोमर्स बनते हैं बेटा इस केस के अंदर। इसका नाम हो गया पेंट 1 आइन, इसका नाम हो गया पेंट 2 आइन, और इसका नाम हो गया बेटा 3 मिथाइल, ये 3 हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। सो ये है हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, आप कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। रिकॉर्डिंग ऑन है। हम्म हम्म तो ये सब हम हटा रहे हैं और बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो हमने उस टाइम पे छोड़ दिया था। कहते हैं आपको आयुपैक नेम्स बताने हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के जो ओजोनोलिसिस पर फॉलोइंग, सॉरी, इन एल्कीन्स के आपको ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट बताने हैं और उनके आयुपैक नेम्स देने हैं। तो बेटा मैंने आपको एक सिंपल बताई थी कि आपको ऐसे केस में क्या करना होता है। आपको डबल बॉन्ड को, जैसे यहाँ पे पेंट इन दे रखा है, ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये देखिए बेटा, ये हो गया पेन टू इन।
अब इस पेंटूइन को मेरे पास एक और तरीका है लिखने का, मैं इस डबल बॉन्डेड कार्बन को हाईलाइट कर रहा हूं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक तो CH3 आ रहा है, एक H आ रहा है, दूसरे वाले के पास एक आ रहा है C2H5 और एक आ रहा है H। आप इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो आपको ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कराने पड़ेंगे। ये दोनों वही कार्बन आगे जिनका ओजोनोलिसिस हो रहा है। ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, इनके बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। और बाद में इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटा लॉस किसका हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड का। सर कैसे? ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया, आप इसको ब्रेक कर दोगे, ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या लिखेंगे CH3CHO, और दूसरा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H, और ये आ जाएगा C2H5, जिसको हम बेटा कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। तो बेटा ये हो गया प्रोपेनल, और ये कौन हो गया? इथेनल। दूसरा देखो बेटा, जो मैं अब आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। कहते हैं 3,4 डायमिथाइल हेप्ट 3इन। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 3 और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है। ये हो गया बेटा थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन। इसके साथ बेटा 3 CH3 आ गए, 2 CH आ गए, ये आ गया। ये आप बेटा इसको रिएक्ट कराओ ओजोन के साथ डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो देखो बेटा मैं वन सिंगल स्टेप में आपको दिखा रहा हूं बेटा करके, आप इसको ब्रेक करा देना। अब आपके पास ये क्या आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसका आयुपैक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ओन, और ये आ जाएगा बेटा O डबल बॉन्ड C, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2 CH2 CH3, और इसका नाम हो जाएगा बेटा पेंटेन 2 ओन। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डू such kind of reactions, right? Then third, otherwise you have to form the entire ozonide जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इस रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट वन के अंदर। थर्ड पार्ट कहता है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। तो बेटा आपके पास ब्यूट है, उसके पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, और दूसरे कार्बन पे बेटा इथाइल है, और यहाँ पे बच गया बेटा क्या? CH2 CH3। इसका भी आप बेटा एक सिंगल स्टेप में ओजोनोलिसिस कीजिए, जिंक के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है। आप इसको कैसे लिख देंगे बेटा? CH2 डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा? CHO, जिसका नाम हो जाएगा बेटा मीथेनल। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा? O डबल बॉन्ड C C2H5 C2H5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। फोर्थ हम देखते हैं, कहते हैं 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन।
ये देखो बेटा, पहले कार्बन पे ही फिनाइल है और डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पे ही है, तो आप इसका भी ओजोनोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करके दिखा देंगे। तो ये हो गया बेंजेल्डिहाइड और ये हो गया CH3 CH2 CHO, इसका नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। तो आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस पे वो हमने क्लास में ही कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमने कर लिया हुआ है, नोट्स के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल। 9th हमने कर लिया था, ड्रॉ द सिस एंड द ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स 2-ene, ठीक है। 10th भी हमने कर लिया था कि वाई इज बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। 13 भी हमने किया था कि एरोमेटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, हक्कल्स रूल होता है, प्लेनेटरी होना चाहिए मॉलिक्यूल, और पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 फॉलो करने चाहिए। 12th क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ये भी उसी में किया था। 9, 10 एंड 11 तीनों क्वेश्चन हमने इकट्ठे करे थे। देन 13th क्वेश्चन कन्वर्जन है कि आपको इन कंपाउंड्स को बनाना है बेंजीन से, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम अभी बाद में एंड में करेंगे, राइट। 14th क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसके अंदर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी कार्बन जो था वो बताना था। 15th भी हमने कर लिया था, व्हाट डज द ब्रांचिंग का इफेक्ट होता है एल्केन की चेन पे। 16th भी हमने कर लिया था। 17th हमने नहीं किया, ये हम करेंगे। 18th हमने लास्ट क्लास में किया था कि बेंजीन, हेक्सेन और इथाइन के अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि हाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन देम। हमने पढ़ा था कि एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। 19th क्वेश्चन काफी अच्छा है जो हम कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से शो करता है पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता। हालांकि हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, पर मैं फिर भी रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस में जब स्टेबलाइज होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती। ये भी हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर। 20th क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, राइट। और बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर किया है, जिसके अंदर हमको 2-मिथाइल ब्यूटेन से अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन हटाना है, ताकि उनके अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो वो हमेशा ये वाला कंपाउंड बनाए। 22nd क्वेश्चन हमने नहीं किया, 23rd हमने नहीं किया, एंड 24th हम अभी कर रहे हैं, और 25th क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की जो हमने नहीं किए। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22 एंड प्लीज मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फेमस है। कहता है इन सेट ऑफ कंपाउंड्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट में 3 कंपाउंड्स हैं, क्लोरोबेंजीन,
ये पहला कंपाउंड है तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। दूसरा है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, और तीसरा है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये हो गया बेटा। आप इन 3 कंपाउंड्स में मैं इनको 1, 2 एंड 3 मार्क कर रहा हूं। इन 3 कंपाउंड्स में बेटा एक एक करके आपको इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करवाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आप रिंग के पास लेकर आना चाहते हैं, आई रिपीट, इलेक्ट्रोफाइल अगर आप रिंग के पास लेकर आना चाहते हैं तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा। वेरी गुड। तो अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक कराना है, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक is to be done, then ring should have more electron density। बेटा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होगी? विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर किसकी वजह से ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वेरी गुड। इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी। तो इसका मतलब होता है मोर नंबर ऑफ more number of electron donating group increases electrophilic attack। तो सिंस उन्होंने बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेटा सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? क्लोरोबेंजीन के अंदर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। इससे कम अटैक किस में होगा? जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सबसे कम अटैक जो है वो किसके पास होगा? जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही बेटा बी पार्ट वही सेम रीजन से चलना है। टॉलुइन, सर टॉलुइन क्या होता है? रिंग के ऊपर CH3। दूसरा होता है पैरानाइट्रोटोलुइन। तो ये हो गया CH3, पैरा पे क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप। और तीसरा हो गया दोनों पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो अब आप जरा बताओ इस केस में सबसे जल्दी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का किस में होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है 1। उससे कम किसके पास होगा? सेकंड के पास, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन थर्ड में सबसे कम होगा क्योंकि उसके पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड सेम वे से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 होगा। कहते हैं बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और टोलुइन। बेंजीन, दूसरा है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन।
और तीसरा है टॉलुइन। अब आप पहले तो समझ लो कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको बताना है विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई। तो बेटा नाइट्रेशन का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस केस में सबसे ज्यादा होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप होगा? इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर सबसे जल्दी अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। विड्रॉइंग ग्रुप वाले के पास वो सबसे देर में अटैक करेगा, इसलिए पहले इससे बेंजीन आ जाएगा और फिर आ जाएगा ये। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और presence of electron withdrawing group decreases electrophilic attack। 24th क्वेश्चन कहता है कि सजेस्ट द नेम्स ऑफ लुइस एसिड। ये हमने पहले किया हुआ है पर मैं आपको फिर भी लिख के बता रहा हूँ। एनहाइड्रस AlCl3 इसके अंदर होता है, एनहाइड्रस FeCl3 इसके अंदर होता है, एनहाइड्रस FeBr3 इसके अंदर। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लुइस एसिड्स हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके अलावा BF3, SnCl4, PCl5, PF5 ये भी होते हैं बेटा, पर ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 25th क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप कॉपी कर सकते हो बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन्स की, जो हमने छोड़ी हैं, और 2 क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन को इनटू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में वो बात कर रहा है मेटा नाइट्रोक्लोरोब्रोमोबेंजीन और पैरा नाइट्रोटोलुइन, और 4th पार्ट है एसिटोफिनोन। तो मैं आपको एक एक करके ये कन्वर्जन सिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो कन्वर्जन करेंगे वो कौन सी है? 4th कन्वर्जन। अब इसके अंदर मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन को मुझे एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मुझे उसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो आप क्या ले लीजिए, लुइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो इस बेंजीन के यहाँ पे H होता है, इसको ब्रेक कराओगे H पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव और कार्बन पे C पॉजिटिव निकलेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा एसिटोफिनोन। ये आ गया एसिटोफिनोन, राइट। सो दिस इज हाउ दिस कन्वर्जन विल टेक प्लेस, फिनोन। हालांकि ये कन्वर्जन 1 स्टेप की है,
पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कन्वर्जन में कम से कम 2 स्टेप आते ही आते हैं। अब जरा देखो बेटा, पहला पार्ट कहता है बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। इसमें देखो 3 हिस्से हैं, एक है नाइट्रो, एक है ब्रोमो, बेंजीन तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, और तीसरा हिस्सा जो है वो है पैरा। मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई चीज आपको पैरा पोजीशन पे चाहिए तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप लाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वेरी गुड। कोई मुझे बताएगा कि नाइट्रो और ब्रोमो में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है? ब्रोमो। वेरी गुड। तो आपको पहले ब्रोमो लाना होगा और उसके बाद आपके पास नाइट्रो आएगा पैरा पे। तो मैं ब्रोमीन लाने के लिए बेटा इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा लुइस एसिड, वो होगा एनहाइड्रस FeBr3। ये HBr का लॉस करा देगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है, यहाँ से H पॉजिटिव निकला और हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया ब्रोमोबेंजीन। अब मुझे क्या चाहिए, नाइट्रो चाहिए पैरा पोजीशन पे, तो बेटा आप इसका नाइट्रेशन कर देंगे। सर नाइट्रेशन कैसे करते हैं? कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो इससे पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है बेटा, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो देखो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन आ गया है। तो दिस इज हाउ यू डू अ कन्वर्जन जब आपको कोई चीज पैरा पोजीशन पे चाहिए। मैं सेकंड कन्वर्जन की जगह थर्ड कन्वर्जन कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी पैरा से रिलेटेड है। तो देखो बेटा क्या नाम है, पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो क्या मुझे कोई बता सकता है, नाइट्रो ग्रुप तो मुझे नजर आ रहा है और मेरे पास है भी बेंजीन, तो बेंजीन में पहले कौन सा ग्रुप मुझे लाना पड़ेगा ताकि पैरा पे नाइट्रो आ जाए? पहले मुझे बेंजीन को किस में चेंज करना पड़ेगा, टोलुइन में। टोलुइन का मतलब होता है बेंजीन के साथ क्या लाना पड़ेगा, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप लाने के लिए मुझे उसको CH3Cl के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आ गया CH3। और अब बेटा मुझे क्या चाहिए, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप लाने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, क्या करना होता है, नाइट्रेशन। तो ये क्या होता है, कॉन्क HNO3 साथ में कॉन्क H2SO4। तो बेटा नाइट्रो ग्रुप जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। ये आ गया पैरा नाइट्रोटोलुइन। लेकिन अगर आप देखो सेकंड कन्वर्जन में वो कहता है कि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन चाहिए। तो अब मुझे मेटा पोजीशन पे कोई चीज चाहिए, तो बेटा मेटा पे लाने के लिए मुझे पहले कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा पहले, क्लोरो। नो, पहले लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो, तभी तो कोई चीज मेटा पे अटैक करेगी। तो देखो मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन का मैं क्या करूंगा, नाइट्रेशन। कैसे, कॉन्क HNO3 साथ में कॉन्क H2SO4।
तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और अब मुझे लेके आना है क्लोरीन, और वो भी मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही कर सकता है। तो अब मैं इसको रिएक्ट करूंगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आ जाएगा NO2, और मेटा पे क्या आ जाएगा बेटा, क्लोरो। सो दिस इज हाउ कन्वर्जन इज डन। और ये चारों कन्वर्जन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों कन्वर्जन्स में से भी अगर मैं आपको बता दूं, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कन्वर्जन है बेटा, वो टॉप प्रायोरिटी की कन्वर्जन्स है। कर लो आप कॉपी, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इनके बारे में। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर हमने ये कन्वर्जन्स करी जो बेटा 2 स्टेप के अंदर थी। मैं इसी के अंदर एक चीज एडिशनल कर देता, अगर मुझे इसको नई कन्वर्जन बनाना है। मैं इसमें क्या कर सकता था चालाकी, कि मैंने कह दिया कि भाई आप इथाइन ना लो, मतलब आप इथाइन को इनमें कन्वर्ट करने से बेटर जो है, आप क्या करो, इन कन्वर्जन्स के अंदर बेंजीन की जगह सॉरी आप इथाइन ले लो। अब आप इनको किस में कन्वर्ट करो, मैं आपको एक कन्वर्जन करके बता रहा हूँ, पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो बेटा हम कैसे करेंगे, पहले मेरे पास इथाइन है, मैं इथाइन का क्या कर दूंगा, पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट Fe ट्यूब 873 केल्विन। मेरे पास बेटा क्या आ गया, बेंजीन। अब मैं आगे कर दूंगा। अब सर आपकी आवाज कटती है। हाँ जी बेटा, तो हम वही बात कर रहे थे बेटा, कि एक बार दोबारा हम उसी कन्वर्जन को देखते हैं कि हमारे पास पहले क्या है बेटा, इथाइन। इथाइन का हमने बेटा क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन 873 केल्विन, रेड हॉट Fe ट्यूब। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन, है ना। अब आप वही स्टेप्स कर सकते हैं। तो इसको फर्दर रिएक्शन के लिए आप पहले क्या कर दीजिए, इसका ब्रोमिनेशन किसमें कर दीजिए, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो हमारे पास क्या आ सर जाएगा, हाँ जी। सर आपकी आवाज कट रही है। तो फिर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब आप इसका नाइट्रेशन करेंगे, कॉन्क HNO3 साथ में कॉन्क H2SO4। तो बेटा वो आपको क्या दे देगा, पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो आप ऐसे केस में आपने हर कन्वर्जन में एक एक स्टेप जो है वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। बस सिर्फ ये था कि आपने ये चीज नई जो है वो ऐड कर दी है, कि हमने कन्वर्जन को अब इथाइन से शुरू कर दिया। तो इथाइन से हमने पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाया है। ऐसे ही मैं इथाइन से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना सकता था, इथाइन से पैरा नाइट्रोटोलुइन बना सकता हूँ, और इथाइन से मैं एसिटोफिनोन बना सकता हूँ, जो काफी अच्छी कन्वर्जन मानी जाती है।
तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, बट कन्वर्जन में स्टेप्स कैसे बढ़ते हैं मैंने आपको वो बता दिया। और हमारा एक क्वेश्चन जो अभी बचा है वो है क्वेश्चन नंबर 17 इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। ये वैसे तो स्कूल्स में बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी करना हमारा काम है। कहता है राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का, जिसको हम ऑर्थोजाइलीन भी कहते हैं, और हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट केकुल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जो केकुल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये रिएक्शन कैसे सपोर्ट करती है। तो बेटा मुझे इसके लिए एक फ्रेश पेज चाहिए, तो क्या मैं इस स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ? यस सर। हम्म तो यहाँ पर आगे हम बेटा इस स्क्रीन पर, अब आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि केकुल स्ट्रक्चर्स है क्या और वो क्या बताते हैं। केकुल स्ट्रक्चर वो कहते हैं कि बेंजीन के पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब या तो आप वो ऐसे लगा लो या फिर आप उसको ऐसे लगा लो। वो कहते हैं कि बात एक ही है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये केकुल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स सेम हैं तो बेटा ऑर्थोजाइलीन जो मैं अब ड्रॉ करने वाला हूं वो भी सेम ही होने चाहिए। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये देखो ये पहले वाले के हिसाब से हो गया है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है। और ये इस हिसाब से हो गया बेटा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं बेटा वो सेम ही होने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो इन कंपाउंड्स का हमको बेटा क्या करना है, ओजोनोलिसिस। तो अब जरा बेटा ध्यान से देखना ओजोनोलिसिस में होता क्या है। अगर मैं इस वाले कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करता हूं, ओजोन के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन, तो बेटा जो डबल बॉन्ड होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे। ये भी ब्रेक कर जाएगा, ये भी ब्रेक कर जाएगा, और ये भी ब्रेक कर जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो इनके हिसाब से वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, प्लस ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड ये आगे जुड़ा हुआ है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये आ गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आ गया मिथाइल, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया मिथाइल, और ये आ गया। अगर मैं इसको और ज्यादा बेटा रीअरेंज करूं तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये रहा CH3, इस CH3 के साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, उसके बाद दोबारा कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, तो साथ में आ जाएगा H, और ऐसे दो स्ट्रक्चर आ गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके अलावा बेटा जो स्ट्रक्चर बचा वो ये वाला है। इसमें क्या है, एक कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड O है, दूसरा कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड O है, और H है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 अल।
और इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डायअल। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर केकुल के स्ट्रक्चर सही होते, आई रिपीट, अगर केकुल के स्ट्रक्चर सही होते तो बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका आयुपैक नेम भी सेम है, और ओजोनोलिसिस पर ये सेम प्रोडक्ट देंगे। तो मैं अब ओजोनोलिसिस कर रहा हूं दूसरे वाले का, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है जरा देख लीजिए बेटा। यहां पे CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करेगा। जहां जहां ब्रेक हुआ वहां वहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 2 कार्बन आ गए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसके बाद O, ये आ गया बॉन्ड, ये कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, CH3, सिंगल बॉन्ड, CH3, डबल बॉन्ड O। अब अगर मैं इनके कंपाउंड्स बनाऊं अरेंज करके, देखो बेटा CH3 है, C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O, और CH3, ये एक कंपाउंड हो गया, प्लस H, C, डबल बॉन्ड O, H, C, डबल बॉन्ड O, ऐसे बेटा 2 आ गए। इसका नाम क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन 2,3 डायओन। और इसका नाम तो बेटा हमको पहले से ही पता है कि इथेन 1,2 डायअल। तो ऑर्थोजाइलीन का अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू केकुल स्ट्रक्चर्स, तो प्रोडक्ट सेम नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि केकुल स्ट्रक्चर्स बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत हैं। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं और उसे उसके बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे NCERT के क्वेश्चंस जो हैं, जो एक्सरसाइज के, वो सारे हम खत्म कर लिए। एक आधा देख लेते हैं कि कोई हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन बचा हो जिसको हम कवर करना चाहते हैं, या अच्छा क्वेश्चन हो हम वो कर लेते हैं। हमने ये सब टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ये कन्वर्शन बेटा काफ़ी अच्छी है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या कहती है। कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन।
आपके पास इथेनोइक एसिड है, उसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो इथेनोइक एसिड जो है बेटा वो क्या होता है, CH3COOH। हालांकि काफ़ी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसको हमने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका हम डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे। सर कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो ये हमें क्या दे देगा, मीथेन। एक कार्बन कम हो जाता है। मीथेन का हम क्या कर देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हमको ये क्या दे देगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का हम क्या कर देंगे, वुड्स रिएक्शन Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा वो हमको क्या दे देगा, इथेन दे देगा। और इथेन का अब हम दोबारा कर रहे हैं क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा एक्सेस में करने पर उसने 2 हाइड्रोजन हटा दिए और हमको दे दिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इस कंपाउंड को जब हमने रिएक्ट कराया अल्कोहलिक KOH के साथ तो उसने हमको क्या दे दिया, इथाइन। क्योंकि 2 HCl का लॉस हो गया। और इथाइन का जब हम क्या करते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन, ये देखो लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट Fe ट्यूब एट 873 केल्विन। तो वो हमें क्या दे देता है, बेंजीन दे देता है। तो हालांकि ये कन्वर्जन काफ़ी लंबी है, पर सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ NCERT, so teacher will not hesitate to give you as a conversion for 2 mark or 1 mark। तो ये एक अच्छी कन्वर्जन है, कॉपी कर सकते हैं आप। तो इस एक्सरसाइज के 14th क्वेश्चन के बाद जो एक अच्छा क्वेश्चन है वो है ये 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्या कहता है जरा देखते हैं। कहते हैं आपको आयुपैक नेम बताना है ऑन एडिशन ऑफ HBr टू हेक्स 1 इन। चाहे एब्सेंस में लीजिए और प्रेजेंस में, दोनों केसेस में बताना है आपको। तो बेटा हेक्स 1 इन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 4 5, ये हो गया बेटा CH2। आप इसके अंदर बेटा HBr ऐड कर रहे हैं पहले केस में इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो बेटा Br इधर आएगा और H इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 2 ब्रोमोहेक्सेन। दूसरे केस में आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो उसी कार्बन पे है, 1 2 3 4 5 6। इसको हम दोबारा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 1 2 3 4 5 6, अगेन डबल बॉन्ड यहाँ पर है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है। तो आप HBr ऐड कर रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो बेटा यहाँ पे तो उसने मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फॉलो किया, यहाँ पे वो क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। तो H इधर आ जाएगा और Br इधर आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमोहेक्सेन। तो ये आपके कंपाउंड्स हैं जो ऐसे फॉर्मेशन देंगे, हम इसको देख भी सकते हैं। तो ये आप देखिए, नो पेरोक्साइड 2 ब्रोमोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड 1 ब्रोमोहेक्सेन।
एंड एक छोटी सी लाइन लिखवानी थी जो एक्सरसाइज के 17th क्वेश्चन में है, जो हमें लिखवानी थी। तो ज़रा प्लीज़ वो लाइन लिखिए 17th क्वेश्चन के अंदर जो हम भूल गए थे। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोन लिसिस ऑफ 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन ऑर्थोजाइलिन। देखो, ऑर्थोजाइलिन और 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऑर्थोजाइलिन और 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन is supposed to have two different structures according to Kekulé. Structures of benzene is supposed to have two different structures according to Kekulé structures of benzene. Next time में लिखो, if these two structures are same, if these two structures are same, then their ozonolysis product should also be same. If these two structures are same, then their ozonolysis products are also supposed to be same. But their products are different. But their products are different. Hence, Kekulé structures of benzene do not support. Hence, Kekulé structures of benzene do not support the correct existence of this compound. Hence, Kekulé structures of benzene do not support the correct structure or explanation of this compound. तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप डेफिनेटली इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर और कॉन्क्रीट कर सकें। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर में से, किसी क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर को लेके, तो आप ज़रूर मुझे लिखें। मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे। इनफैक्ट मुझे अगर कोई लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए हमारे कंटेंट के, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे कंटेंट जो है, लेक्चर जो है वो डिलीवर होते रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।